हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल IAS में। आज की संविधान सभा की क्लास शुरू करने से पहले आज हम किसी भी लोकतांत्रिक देश के एक काले सच के साथ नागार्जुन जी की इन लाइनों के साथ इस क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं, जो एक कटु सत्य है। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है। कौन है यहाँ सुखी, कौन मस्त है। कौन है सुखी, कौन मस्त है। सेठ ही सुखी है और सेठ ही मस्त है। मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है। उसी की जनवरी है, उसी का अगस्त है। दोस्तों, यह एक कटु सत्य है। लोकतांत्रिक देश का यह कटु सत्य है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं संविधान सभा के साथ। अभी तक हम लोगों ने संविधान सभा की क्लास में देखा कि कैसे संविधान सभा की मांग होती है, कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, वो कितनी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहती हैं या असफल रहती हैं, उसको हम लोगों ने जाना समझा। आज हम लोग उन संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया देखेंगे। आप कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में इसे स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के पश्चात आज देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हो जाना तय किया गया। क्या था, क्या आवश्यक शर्तें थीं, क्या प्रमुख समितियां थीं, उन समितियों के कार्य क्या थे, उन सदस्यों को कैसे चुना जाना था। फिर देखेंगे कालांतर में चल के मुस्लिम लीग इसका विरोध करेगी और कालांतर में दो राष्ट्र में भारत बढ़ जाएगा। ब्रिटिश भारत जो था वह दो संप्रभु राष्ट्रों में बढ़ जाता है, भारत व पाकिस्तान। उसमें हम देखेंगे कुछ सदस्य जो पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका चुनाव अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल था, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। जिसके बाद उनको बंबई प्रेसिडेंस की पूना की सीट से MR जयकर को इस्तीफा दिलवा के इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है दोबारा। तो आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है और इनकी मांग को प्रमुखता से कब कब उठाई गई, यह भी हम लोग देखेंगे। और माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे कि वेवेल के स्थान पे माउंटबेटन को भारत का वायसराय क्यों नियुक्त किया गया। आज हम लोग माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे, क्या उसके प्रमुख प्रावधान थे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज हम संविधान सभा के गठन के साथ। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की मांग कब की गई, संविधान सभा की मांग कब की गई। आप देखेंगे तो सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग थी औपचारिक रूप से, वह आप देखेंगे MN रॉय ने करते हैं 1934 में, जो कम्युनिस्टवादी थे, जो कम्युनिस्ट की सोच रखते थे, उन्होंने की। लेकिन उसके बाद देखेंगे 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी करती है, 35 में पहली बार करती है, मांग करती है। फिर 38 में देखेंगे नेहरू ने घोषणा की संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वैश्य मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। फिर अगस्त प्रस्ताव आता है, आप देखेंगे अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर 42 में इसको स्वीकार किया गया, लेकिन मूर्त रूप कब दिया गया आप देखेंगे, वेबल योजना है उसके बाद। लेकिन इसको जब दिया गया 46 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको व्यवहारिक रूप से मूर्त रूप दे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन, इसमें कौन कौन से प्रमुख थे, इसकी सारी बातें कर ली गई। कब इसकी मांग की गई। हम संविधान सभा केवल
इसकी बात करते हैं हम अगर संविधान सभा की, तो सर्वप्रथम इसका जो विचार आया, जिन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया, संविधान सभा की मांग कौन कर सकता है? आप सोचिए, जो समानतावादी होगा। संविधान अर्थात जहां पे सभी के लिए एक समान विधान हो, तो उसकी वकालत कौन करेगा? भाई, अपने देश में संविधान अगर कोई चाहता है, राजतंत्र चाहेगा कि उसके देश में संविधान हो, कुलीन तंत्र चाहेगा कि उसके देश में संविधान हो। तो इसकी सर्वप्रथम अगर वकालत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सामंतवादी सोच जो रखते थे, जो ब्रिटिश, सर्वप्रथम यहां पे देखेंगे तो संविधान सभा की बात जो है वो ब्रिटिश के, तो जो समानतावादी सोच रखते थे, समान, सभी को समान रखने की बात जो रखते थे, उसमें जो प्रमुख थे वो देखेंगे आप लोग सर हेनरी मैन थे। इनको श्रेय जाता है, ब्रिटिश नागरिक थे सर हेनरी मैन। इन्होंने सर्वप्रथम वकालत की इसकी। वकालत तो ब्रिटिश ने जरूर की, लेकिन इसको स्वीकार किया गया। आप देखेंगे इसको अपनाने वाला, व्यवहारिक रूप से, मूर्त रूप से अपनाने वाला जो देश बना पहला, वो देश जो थे इनको अपनाने वाले, यानी संविधान, प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा को अपनाने वाले देश कौन से थे? अपनाने वाले देश कौन थे जो पहले अपनाए? पहला था अमेरिका, और दूसरा फ्रांस। ये वो दो देश थे जिन्होंने पहली बार संविधान सभा को अपनाया। राजतंत्र के विरुद्ध उन्होंने संविधान सभा को अपनाया। और यदि भारत में बात करते हैं, वैसे आपको कहीं कहीं पे मिलता है कि 1935 के माध्यम से कांग्रेस ने, आईएनसी ने सर्वप्रथम रखी। कहीं कहीं पे 1934 में आपको मिलेगा कि सर्वप्रथम जो औपचारिक रूप से है माननीय मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय द्वारा देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले भारत में जो संविधान सभा की बात की थी वो की गई थी, आप देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में सर्वप्रथम जो संविधान सभा की बात की गई थी, जो संविधान सभा की बात कही गई थी, वह कब कही गई थी? आप देखेंगे स्वराज बिल के माध्यम से। स्वराज बिल के माध्यम से तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में मांग की। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार जो स्वतंत्रता, जो संविधान सभा की बात की गई थी, वह स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में तिलक जी ने कहा। और आप देखेंगे इसी क्रम में तो 1922 में आप देखेंगे गांधी जी ने भी कहा, यह स्टेटमेंट हर बार पूछता है, गांधी जी ने भी कहा कि भारतीयों का संविधान या भारतीय संविधान, भारतीय लोगों की इच्छा पर होगा। उन्होंने कहा ठीक है,
जो भारतीय संविधान होगा वह भारतीय लोगों की इच्छा पर होगा। 22 में आप देखते हैं बात की गई। इसी क्रम में 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मांग की। नेहरू ने भी मांग की 24 में। लेकिन औपचारिक रूप से जो मांग हुई, औपचारिक मांग जो हुई वो आप देखेंगे, जो औपचारिक मांग हुई वो किसने की? M.N. रॉय ने की, मानवेंद्रनाथ नायर ने की। कब की? 1934 में। और पहली बार 1935 में आप देखेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी मांग की। और समय समय पे कांग्रेस अधिवेशनों में इसकी मांग करता रहा। और आप देखेंगे कालांतर में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि क्रिप्स महोदय पहली बार भारतीय संविधान को जो स्वीकार किया गया वह क्रिप्स मिशन 1942 में स्वीकार किया जाता है। आप देखेंगे कि स्वीकार किया गया कब स्वीकार किया गया? देखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत, हमने पीछे पढ़ाया है इसको, फिर भी बता दे रहे हैं कि क्रिप्स मिशन के तहत पहली बार स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया, पहली बार क्या किया गया था? स्वीकार किया गया। परंतु इसको मूर्त रूप, व्यवहारिक रूप से मूर्त रूप कब दिया गया? आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या किया गया? इसको मूर्त रूप दिया गया, मूर्त रूप प्रदान किया गया, मूर्त रूप प्रदान किया गया। और इसी के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री, इसी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने, यहां से भी प्रश्न बनता है कौन थे ब्रिटिश विधिशास्त्री? जी ऑस्टिन ने कहा कि जो भारत की जो संविधान सभा है वह कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। जी ऑस्टिन की पुस्तक कौन थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? जी ऑस्टिन। यह राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी PCS में लगातार यहां से प्रश्न बनते हैं कि यह किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह जी ऑस्टिन के द्वारा कहा जाता है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के तहत ही आप देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना तय किया गया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना तय किया गया, जिसके लिए
सब 389 सीटें तय की गई, निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सीटें प्रतिनिधि ब्रिटिश के लिए, 11 प्रांतों से, 4 कमिश्नरियों से जो चीफ कमिश्नरियां थी उस समय, 93 देशी रियासतों से तय की गई, जिसमें आप देखेंगे कि चुनाव संपन्न हुए, चुनाव कराए गए, जिनमें से ज़्यादा सीटें, जिसमें लगभग 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, प्रजा कृषक पार्टी जीतती है, यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है, आप देखेंगे जीतती है। तो कहीं ना कहीं यह बात नागवार गुजरती है मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग इसका विरोध शुरू कर देती है। मुस्लिम लीग इसका विरोध शुरू कर देती है और वह इसका बहिष्कार करती है। इसका बहिष्कार करती है, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है, तय करती है कि वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाएगी। और यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने के कारण भारत के अनेक भागों में आप देखेंगे सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। और बाद में फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग सभा में शामिल होके गतिरोध को आरंभ रखती है, फिर से गतिरोध का एक बहाना ढूंढ लेती है और गतिरोध चालू रखती है। मैंने बताया कि फिर भी वो क्या करती है, चालू रखती है, जिसमें से आप देखेंगे देश बंटवारे के बाद संविधान सभा का अलग संविधान सभा की मांग करती है, एक अलग देश की मांग करना शुरू कर देती है कांग्रेस, जिसको देखते हुए उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता, अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग नहीं आती है संविधान सभा में। इसके बाद आप देखेंगे कि उनका उपस्थिति न आना, यह बात समझ में आ गई कि अब राष्ट्र की एकता बनाए रखना आसान नहीं है, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो रखना अब आसान नहीं है, बांध के नहीं रखा जा सकता। भाई, मानवीय प्रवृत्ति होती है, यह मानव का एक बिहेवियर है, एक गुण है कि किसी भी व्यक्ति को आप बांध के नहीं रख सकते। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, स्वायत्तता पसंद है। एक अनुभव के आधार पे जो व्यक्ति किसी भी बात को कहने में अगर कसम खा रहा है तो यह बात जान लीजिए कि 100% वो झूठ बोल रहा है। अब खुद की किसी गलती को रोकने के लिए आप कसम खा के, मैं कसम खाता हूं मैं यह कार्य नहीं करूंगा, आप वह कार्य जरूर करेंगे। लिखवा के ले लीजिए, आप वह कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि यह हमारा बिहेवियर है। मनुष्य स्वतंत्रता की तरफ भागता है। आप जब उस जंजाल में खुद को बांधेंगे, उस जंजीर में बांधेंगे, तो आप जंजीर से मुक्त होना चाहेंगे और वो कसम आप जरूर से जरूर तोड़ देंगे। तो खुद को रोकने के लिए कसमों का सहारा मत लीजिए। यह कमजोर व्यक्ति करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते। आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग करती है, शुरू से ही मांग उसका था, आप देखेंगे, जिसका बोझ 1909 में बो दिया गया, जिसका बीज 1909 में बो दिया गया था, आपको हमने बताया था। और इसी को देखते हुए माउंटबेटन योजना आती है। अब इसको क्यों माउंटबेटन कहते हैं योजना? क्योंकि उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री इटली महोदय ने 20 फरवरी 1947 को
या घोषणा कर देते हैं कि हम 30 जून 1948 के पूर्व भारत को उसकी सत्ता उनके लोगों को हस्तांतरित कर देंगे। अच्छा, जहर भी उनके मन में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि माउंटबेटन के द्वारा सरकार के गठन हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया जाता है, जो हमारे यहां आज वर्तमान कल्चर भी है कि भाई वायसराय यानी राष्ट्रपति, वायसराय यानी राष्ट्रपति, डोमेन स्टेट। आज भी तो राष्ट्रपति, सेंट्रल में अगर सरकार बनेगी तो बहुमत दल के नेता को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। अगर वो जादुई आंकड़ा पार कर लेता है तो, नहीं कर पाता है तो दूसरी बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है कि आप करिए। अगर अक्षमता दोनों कोई अपना सिद्ध नहीं कर पाता है तो उस राज्य में फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तो ऐसे ही जब कांग्रेस बड़ी थी, कांग्रेस बड़ा दल था, तो स्वाभाविक था उनको आमंत्रित करना, लेकिन यह बात मुस्लिम लीग को नागवार गुजरी और माउंटबेटन योजना आती है, जिसके बाद वो वेवेल के स्थान पे वो चाहते हैं कि सत्ता हस्तांतरित निर्बाध रूप से संपन्न करा लिया जाए। इसलिए वेवेल की जगह माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है और माउंटबेटन यह सारी देखते हुए यह तय करता है, घोषणा करता है कि अब भारत जो है दो राष्ट्र होंगे, दो संप्रभु राष्ट्र होंगे, भारत एवं पाकिस्तान, जिसके लिए दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पंडित गोविंद वल्लभ पंत यह बिल लाते हैं भारत कि पाकिस्तान को बांटने का, बंटवारे को, भारत के बंटवारे का प्रस्तुत करते हैं, भारत का बंटवारा प्रस्तुत करते हैं और जिसको समर्थन देने का काम मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। यह रखा जाता है, यह प्रस्ताव पास हो जाता है और माउंटबेटन घोषणा करता है कि ठीक है, दो संप्रभु राष्ट्र होंगे, दोनों के अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। वह इस बात को लेकर तैयार हो जाता है और कालांतर में चल के, और हां एक और कंडीशन उसने रखी, लेकिन उसने शर्त रखी और यह पहला अवसर था कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। यह पहला संवैधानिक इतिहास क्रम में आप देखेंगे तो यह पहली ऐसी योजना थी जिसपे दोनों ने सहमति व्यक्त की, दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो उस समय के दो दल हुआ करते थे, भारत में जो प्रमुख दो दल हुआ करते थे, इन दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। और यह शर्त यह थी, पंजाब, बंगाल आदि राज्यों का जनमत संग्रह के आधार पर तय किया जाएगा कि वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। भाई वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, जनमत संग्रह के आधार पर तय किया जाएगा। अब नया शब्द आता है जनमत संग्रह। क्या होता है जनमत संग्रह? जनमत संग्रह अर्थात लोकतांत्रिक ढंग से यह तय किया जाएगा कि जनता जो है उस देश के उस राज्य के जो नागरिक होंगे, जो उस प्रांत के नागरिक होंगे, वह यह तय करेंगे कि वह किसके साथ जाना तय करते हैं, किसके साथ जाना पसंद करते हैं। और उन्होंने यह छूट दी कि जो 93 देसी रियासत, और उन्होंने जो कहा कि जो देसी रियासतें हैं वह स्वतंत्र हैं। भाई देसी रियासतें यानी राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के सबसे करीब हुआ करते थे, और यह उनको छूट दे दी गई कि जहां चाहेंगे उसका हिस्सा रह लेंगे। किसका हिस्सा? चाहे तो हिंदुस्तान यानी भारत या पाकिस्तान। इन दोनों में से किसी का हिस्सा रह सकते थे।
और इन दोनों को मुस्लिम लीग और कांग्रेस स्वीकार कर लेती और इसी के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ मैंने बताया आपको, इसी के तहत चुनाव कराए गए, प्रांतीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ, सब बताया हमने। फिर क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, सारी चीजें बताए। बेवल महोदय कब हटा दिया गया, कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, सारी बातें एक साथ हम क्रम से पढ़ते चलते हैं। फिर हम संविधान सभा के कुछ प्रमुख समितियां देखेंगे, उनके अध्यक्ष देखेंगे, उनके सदस्य देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि यह 49 तक चलता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होते हैं उसमें देखेंगे कितने वाचन हुए सब। यह कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना के तहत आया, प्रश्न आएगा तो आप क्या बताएंगे, माउंटबेटन योजना के तहत। और इसके तहत जो प्रमुख प्रावधान थे वो ये थे कि अब 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। अगस्त में तय कर दिया गया, अगस्त 47 में, कि 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। 14 एवं 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट की घोषणा हो जाती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को मुक्त कर दिया जाता है। और कहा गया कि जब तक इनका संविधान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख अनुच्छेद क्या करेंगे, लागू रहेंगे। और संविधान सभा विधानमंडल यानी कानून बना सकती है, विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। जब विधानमंडल के रूप में कार्य करती है तो इसकी अध्यक्षता आप देखेंगे कि जीवी मालवंकर साहब, और जब यह अध्यक्षता, जब यह इसमें संविधान सभा की बात होती है तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, जो 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे। तो पहला इसमें क्या हुआ, 2 डोमिनियन स्टेट मिले, एक 14 अगस्त, एक 15 अगस्त 1947 को। दूसरी चीज तय की गई कि इनके पृथक पृथक गवर्नर जनरल होंगे, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और इसी क्रम में पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तय किए जाते हैं। और दोनों को यह छूट दे दी जाती है कि दोनों अपनी संविधान सभा व संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अब यहीं पे आती है मुख्य बात, विवाद, सीमा विवाद। अब इनकी बाउंड्री कैसे निर्धारित की जाए। आप देखेंगे जितने भी देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे, वहां पे उन्होंने इस अपवाद को पूरे जीवन का अपवाद बना के रख दिया, उस राष्ट्र के जीवन को बर्बाद कर दिया। जैसे आज उसी का कारण है कि आज फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष को देखा जा रहा है, यह उन्हीं की ही देन। जहां पे भी रहा, ये लोग रहे शासन में, वहां पे इन्होंने विवाद बनाए रखा, विवाद को खत्म नहीं किया। और यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि अब यह खत्म होने वाला भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे यूएनओ की भूमिका इन विवादों में। तो जैसे हमारे रिश्ते में जो फूफा का रोल होता है, या हमारे वर्तमान स्वरूप संविधान में जो राष्ट्रपति का होता है, राज्य में राज्यपाल का होता है, वही उन्हीं कर्तव्य का हालत या उन्हीं के समान स्थिति है यूएनओ की। वह भी कुछ मुट्ठी भर 3-4 शक्तिशाली देशों के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
और यहीं पे यह विवाद शुरू होगा। आप देखेंगे, देखिए कितना उन्होंने कि जो जहां चाहे जाना चाहे जा सकता है। भाई अगर मन से जाना होगा तो क्यों को दोनों स्टेट में जाएंगे? वो कहेंगे मैं अलग बनाऊंगा। भाई यहां पे आपने स्वीकार कर दिया, वो कहे नहीं मैं अलग बनाऊंगा, ये कहे अलग बनाऊंगा। तो यह विवाद यहां पे गहराता गया और सीमा विवाद को हल करने के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग की गठन होता है, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ घोषित किए जाते हैं, जिन्होंने सीमा आयोग की अध्यक्षता की और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को खत्म करने का काम किया। लेकिन वह सीमा विवाद आज भी बना हुआ है, जिसे पाकिस्तान को स्वीकार नहीं। शेष अब हम कल मिलेंगे, फिर आप लोगों से बात होगी। अगले दिन संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके प्रमुख कार्य, उनके अध्यक्ष और संविधान लागू होने तक सब कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग थे। आप देखेंगे तो अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद समय समानताएं ही दिखती हैं। भाग भी है, अनुसूचियों में भी वर्णन है, तो फिर इनकी जरूरत क्या पड़ी? इसके आधार पर भी हम बताएंगे कि भाग की क्यों जरूरत पड़ी, अनुसूचियों में किसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है। संविधान की जो सबसे छोटी इकाई है जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन है, वो देखेंगे उसे अनुच्छेद कहा जाता है। तो यह सब जानेंगे और फिर हम अपने संविधान की शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान भाग 1 से, जहां से प्रश्न बनते हैं और फिर हम लोग जल्द इसको थोड़ी सी गति लाएंगे, क्योंकि हमारी परीक्षाएं भी नज़दीक हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द क्लास समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को जल्द से जल्द आरओ की हिंदी के लिए भी हमारी टीम के द्वारा, हमारे नए सर के द्वारा आपकी क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दी जा रही है। बच्चों की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द आप लोगों की हिंदी की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। आप लोगों की करंट की भी क्लास ली जाएगी, जल्द से जल्द तैयार कर दिया गया है, उसकी भी क्लास ली जाएगी। तो अब बिल्कुल घबराइए मत, हमारी टीम बिल्कुल तत्पर है। और कल एक बार फिर करोड़ों भारतीयों का दिल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने जीता और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर गई, जिसमें मोहम्मद शमी ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 7 विकेट लिया उन्होंने। एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि भारत के हाथों से मैच फिसल रहा था, लेकिन उन्होंने भारत को मैच में वापस कराया। और कल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50वां शतक लगाया। इसके लिए उन्होंने उनको ढेर सारी बधाई और भारतीय टीम को भी फाइनल के लिए अग्रिम बधाई। कल मिलते हैं, धन्यवाद।